हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी इस वीडियो का टाइटल है द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसो डोडेत। अल्फोंसो डोडेत 13 मई 1840 को पैदा हुए, फ्रांस में पैदा हुए और 16 दिसंबर 1897 को वफात पा गए। ये फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे, राइटर थे, पोएट थे। इसके कुछ मशहूर प्लेस में जैक, आर्टिस्ट वाइफ्स, किंग इन एग्जाइल वगैरह वगैरह शामिल हैं। ये जो आज हम शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करने जा रहे हैं, द लास्ट लेसन, इसको 1870 में लिखा गया था। फ्रेंको प्रूशियन वॉर के दरमियान इसको 1873 में पब्लिश किया गया। अगर हम इस शॉर्ट स्टोरी की सेटिंग की बात करें तो ये फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट अल्सेक के एक गांव के स्कूल में ये पूरी शॉर्ट स्टोरी वहीं पे हुई है। इस शॉर्ट स्टोरी के अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें तो इस शॉर्ट स्टोरी में कुछ ही कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं फ्रेंड्स, जो इस प्ले में एक स्टूडेंट होते हैं और ये इस प्ले के प्रोटैगनिस्ट हैं, जिसको फ्रेंच लैंग्वेज बिल्कुल भी आती नहीं थी। वो इस पूरे प्ले में भी फ्रेंच लैंग्वेज की क्लास से भागना चाह रहा था। फिर दूसरे हमारे पास आते हैं हेमल, जो टीचर है, जो फ्रेंच लैंग्वेज टीचर है, जिसने 40 साल तक फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाया था। और इस प्ले में कुछ विलेजर्स भी आते हैं और कुछ स्टूडेंट्स भी होते हैं। इस शॉर्ट स्टोरी को प्रोटैगनिस्ट फ्रांस नरेट कर रहा होता है। वो बताता है कि उस दिन वो स्कूल के लिए लेट निकला था क्योंकि वो डर रहा था कि उसका जो टीचर था हेमल, उसने उस दिन पार्टिसिपल का क्विज लेना था, कुछ सवालात पूछने थे पार्टिसिपल्स पर। फिर वो ये भी सोचता है कि वो उस दिन स्कूल ही ना जाए, इधर उधर घूमता रहे, फिरता रहे, वो स्कूल ही ना जाए। फिर वो उस दिन के बारे में बता रहा है कि कितना खूबसूरत दिन है, परिंदे चहचहा रहे हैं, 100 मील के पास यानी लकड़ी काटने वाले कारखाने के पास प्रूशियन सोल्जर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें उसको पार्टिसिपल के रूल से बहुत अच्छी लग रही हैं। फिर वो एक हॉल के पास से गुजरता है जहाँ पे काफ़ी लोग जमा हैं। वहाँ पे कोई नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, लोग उस नोटिस बोर्ड को देख रहे हैं। फिर वो उस नोटिस बोर्ड के बारे में बता रहा है कि पिछले 2 सालों से इस नोटिस बोर्ड पर सिर्फ बुरी खबरें ही आई, जंगों के बारे में, शिकस्तों के बारे में, अहकामात, डिमांड्स, हमेशा इस नोटिस बोर्ड पर बुरी खबरें और बुरे चीज़ें ही आई। वहाँ नोटिस बोर्ड के पास मौजूद एक शख्स, ब्लैक स्मिथ वॉचर, फ्रांस को कहता है कि तेज़ी के साथ मत जाओ, तुम्हारे पास स्कूल तक पहुंचने के लिए अच्छा खासा टाइम पड़ा है। फिर फ्रांस सोचता है कि कहीं ये मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा या मुझे टीज तो नहीं कर रहा। फिर इसी सोच में वो जैसे ही स्कूल की गली के पास पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि बहुत ज़्यादा खामोशी है। हर दिन जहाँ बहुत ज़्यादा शोर होता था, बच्चों के सबक पढ़ने का शोर, डेस्क बजाने का शोर, फिर टीचर्स का शोर, लेकिन उस दिन बहुत ही ज़्यादा खामोशी थी। और फिर वो उसी शोर का फ़ायदा उठाते हुए आसानी के साथ अपनी कुर्सी पे जाके बैठ जाता था। लेकिन उस दिन बहुत ज़्यादा खामोशी थी, जैसे कि इतवार की दिन होती है, क्योंकि उस दिन स्कूल बंद होता है। तो बिल्कुल ऐसी ही खामोशी उस दिन भी थी। उसने खिड़की से देखा तो क्लास में उसके क्लास फेलोस बैठे अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। मिस्टर हेमल, जो उसका टीचर था, वो कुर्सी पे और वो देखता है कि उसका टीचर अपने हाथ में रूलर लिए हुए बैठा हुआ है। वो आराम के साथ दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, हेमल, उसका जो टीचर था, वो उसे बहुत प्यार से कहता है कि आ जाओ लिटिल फ्रेंड्स, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। जिसके बाद उसकी दिल से थोड़ा जो खौफ था वो कम हो गया। उस दिन हेमल काफ़ी एक अच्छा सा फैंसी ग्रीन कोट पहन के आए हुए थे। ये ग्रीन कोट सिर्फ खास मौक़ों पर, जैसे कोई फंक्शन के मौके पर, कोई अवार्ड शो, किसी प्रोग्राम के मौके पे पहनते थे, लेकिन उस दिन वो कोट पहना था। फिर अपना वो डर कम करने के बाद जैसे ही प्रोटैगनिस्ट पीछे की कुर्सियों की तरफ देखता है, आखिरी की कुर्सियों की तरफ, अमूमन तो वो खाली होती थी, लेकिन उस दिन गांव के बहुत सारे लोग आके बैठे हुए थे। जैसे कोई किसान आके बैठा हुआ था, वहाँ का मेयर आके बैठा हुआ था, वहाँ का पोस्ट मास्टर आके बैठा हुआ था। वो सब बहुत ही ज़्यादा सैड लग रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये पीछे आके क्यों बैठे और सैड क्यों हैं। फिर उसके बाद एम हेमल अपनी कुर्सी से उठता है और उठने के बाद कहता है कि बच्चों, ये मैं आपको आखिरी दफ़ा पढ़ाने लगा हूँ। जर्मनी बर्लिन से ऑर्डर्स आए हैं कि आज के बाद अल्सेक और लोरेन के तमाम स्कूलों में जर्मन पढ़ाई जाएगी। कल से आप लोगों का नया जर्मन का टीचर आएगा और ये आज फ्रेंच का आखिरी लेसन है। उसको सही से सुनना और सही से समझना। जिसके बाद
लिटिल फ्रेंच को बहुत बुरा लगने लग जाता है, क्योंकि उसने अभी तक एक लफ्ज भी नहीं सीखा था अपनी जबान फ्रेंच के बारे में। उसे कुछ लिखना नहीं आता था, उसे कुछ पढ़ना भी नहीं आता था। पहले जो तमाम किताबें उसको भारी लगती थी, अब उसे दोस्त लगने लगी हैं। और बिल्कुल इसी तरह एम हेमल, जो पहले उसको बहुत बुरे लगते थे, उसके हाथ में हमेशा लोहे का रूलर होता था और उसका जो बिहेवियर, उससे वो बहुत ज्यादा डर जाता था। लेकिन आज उसे एम हेमल और उन तमाम ग्रामर और हिस्ट्री की बुक से भी प्यार होने लगा था। लिटिल फ्रांस सोचता है कि इसीलिए आज एम हेमल ने इस तरह का कोट पहना है और गांव के बहुत सारे लोग क्लास में इसीलिए जमा हुए हैं क्योंकि ये इसकी आखिरी क्लास है। एम हेमल ने 40 साल तक फ्रेंच लैंग्वेज की टीचिंग की थी। लोग उसकी सर्विसेज को खराज तहसीन पेश करने के लिए वहां पे आए हुए थे। वो इन्हीं सोचों में मगन था कि एम हेमल ने फ्रांस का नाम पुकारा कि वो पार्टिसिपल्स के रूल्स को आगे बढ़ाए। उठा और एक लफ्ज भी बोल नहीं पाया क्योंकि उसको पार्टिसिपल्स के रूल्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो एम हेमल ने उस वक्त कहा कि डरो मत, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, तुम्हें पहले ही बहुत बुरा लग रहा है। तुम तो हमेशा से कह रहे थे कि मेरे पास टाइम है, मैं आज नहीं तो कल पढ़ूंगा। तुम कैसे खुद को फ्रेंच कहलाओगे? तुम्हें तो न फ्रेंच बोलने आती है न तुम्हें लिखनी आती है। फिर वो उसके बाद कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं, मेरी भी गलती है, तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है, जो ये चाहते थे कि तुम कहीं खेतों में जाके किसी मिल में जाके काम करो ताकि तुम उनके लिए अच्छे खासे पैसे कमा सको। और मेरी भी गलती है कि मैं तुम्हें कभी कभार अपने घर काम के लिए भेज देता, जैसे कि पौधों को पानी देने के लिए, और जिस दिन मेरा मछलियां पकड़ने के लिए मन करे तो मैं उस दिन छुट्टी ले लेता, तुम्हें नहीं पढ़ाता। उसके बाद फ्रेंच लैंग्वेज की कुछ बड़ाई बयान कर रहा है, उसकी कुछ अहमियत बयान करते हुए कहता है कि फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की सबसे खूबसूरत जबान है, ये बहुत साफ और सेंसिबल है, हमें इसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो भी कौमें गुलाम होती है, अगर वो अपनी जबान को थाम के अपने जबान को रखती हैं तो उसके लिए ये ऐसा है कि वो कैद में हो लेकिन उनके पास उनकी चाबी हो। तो जबान भी कैद में मौजूद गुलाम कौमों के लिए एक चाबी ही है। उसके बाद एम हेमल ग्रामर की बुक निकालते हैं और वहां से लेसन पढ़ाना शुरू करते हैं। जैसे लेसन पढ़ाना शुरू करते हैं, लिटिल फ्रांस हैरान हो जाते हैं कि उसे सब कुछ अब आसानी से समझ आने लग जाता है, सब कुछ उसे इजी लगता है। और एम हेमल भी बहुत ही जेंटली, बहुत ही आसान तरीके से समझा रहे हैं। तब फ्रांस को ये अफसोस भी होता है कि मैंने पहले सही से नहीं सुना था, काश मैं सुनता तो मैं आज बहुत कुछ जान सकता था फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। ग्रामर के बाद एक और लेसन राइटिंग पे हुआ। उस दिन एम हेमल कुछ स्क्रिप्ट्स यानी कुछ कापियां टाइप लेके आए हुए थे। उस कापियों के ऊपर लिखा हुआ था फ्रांस अल्सेक, फ्रांस अल्सेक, यानी अल्सेक का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ फ्रांस से ही है। वो कापियां, वो स्क्रिप्ट उन डेस्क पे ऐसे लग रहा था जैसे कि रोड्स के साथ छोटे छोटे परचम लगे हुए हों। सब बहुत ही सुकून के साथ बैठे हुए थे, बहुत ही वहां पे खामोशी थी। पहले जब छोटी छोटी हरकत पे बहुत सारे शोर गुल हुआ करता था, अब बिल्कुल ऐसा नहीं है। फिर फ्रांस छत के ऊपर बैठे हुए उन कबूतर को देखता है और कहता है कि क्या इनको भी जर्मन में बोलने पे मजबूर किया जाएगा। फिर वो अपने सर वो उठा के मिस्टर हेमल की तरफ देखते हैं तो वो अपने कुर्सी में बैठे हुए हैं और इधर उधर देख रहे हों, जैसे कि वो गुजरे हुए उन तमाम लम्हात को याद कर रहे हों। तो सोचो 40 साल तक उसने एम हेमल ने इसी जगह पर, एक ही जगह पर गुजारे थे। उनकी क्लास के साथ ही एक ग्राउंड था जो क्लास से नजर आता था। इन 40 सालों में कुछ ही तब्दीलियां आई थी उस ग्राउंड में, उस स्कूल में। जो बेंचेस और डेस्क थे वो पुराने होने की वजह से उनको पॉलिश किया गया था। वॉलनट का ट्री काफी बड़ा हुआ था और उसके हाथ से लगाए हुए कुछ पौधे अब खिड़कियों से छत तक पहुंच गए थे, यानी कि कुछ बड़े हो गए थे। इन तमाम चीजों को छोड़ के जाना उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। एक दूसरे कमरे से उसकी बहन की आवाजें आ रही थी जो पैकिंग कर रही थी, क्योंकि कल सुबह उनको वहां से छोड़ के चले जाना था। फिर उसके बाद हिस्ट्री का लेसन शुरू होता है जिसमें सब मिलके गाने लग जाते हैं। पीछे कुर्सियों पर बैठे हुए गांव के लोग भी साथ में गाते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ों में आह भरी है, वो बहुत ही गमगीन आवाज़ों में गा रहे हैं। उसे देखकर लिटिल फ्रांस को बहुत फनी सा भी लगता है कि सब कैसे हंस भी रहे हैं और रो भी रहे हैं।
फिर उसी टाइम चर्च के क्लॉक में 12 बज जाते हैं तो उसकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचती है और प्रोशियन के जो ड्रम्स थे वो उसकी क्लास के खिड़कियों के पास ही बजने लग जाते हैं। उस दिन एम हेमल लिटिल फ्रांस को बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। फिर उसके बाद वो कहता है कि मेरे दोस्तों, उसके बाद एक लफ्ज़ भी बोल नहीं पाता और वो वाइट बोर्ड पर चाक उठा के लिखता है कि वाइवा ला फ्रांस, यानी कि लॉन्ग लिव फ्रांस। फिर वो दीवार के साथ मोशनलेस होके लग जाता और अपने हाथ से इशारा करता है कि क्लास ख़त्म हो गई, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। और यहाँ पे इस शॉर्ट स्टोरी का एंड होता है। हम इसके कुछ थीम्स के ऊपर बात करें तो सबसे पहले हमारे पास मेन थीम आती है लैंग्वेज इज़ आइडेंटिटी, यानी कि ज़बान किसी भी मुल्क किसी भी कौम की पहचान है। तो इस शॉर्ट स्टोरी में हम देखें तो मिस्टर हेमल हमेशा पहले से कहता रहा है कि फ्रेंच लैंग्वेज उसके लिए सबसे प्यारी ज़बान है। अगर आप गुलामी में भी हों तो अगर आप गुलामी में भी हों, अगर आप अपनी ज़बान को थामे रखते हैं, उसको भूलते नहीं, उसको हमेशा अपने साथ रखते हैं, तो ये तुम्हारे लिए उस गुलामी में भी ताले की एक चाबी के बराबर है। फिर ऊपर हमने देखा कि वो लिटिल फ्रांस को कहते भी हैं कि तुम खुद को फ्रेंच कैसे कहलाओगे जब तक तुम्हें फ्रेंच न बोलने आएगी तो न लिखने आएगी, क्योंकि ये ज़बान तुम्हारी पहचान है। तो हम इन तमाम बातों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस प्ले की जो मेन थीम है वो यही है कि लैंग्वेज इज़ आइडेंटिटी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, सही से समझ आ गई होगी। कोई सवाल या कोई सजेशन है तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं।